नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, तो आप बड़े तरीके से उसको समझ लीजिए। एक बार आपको समझ में आ गया कि सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। करना कुछ नहीं है, जो अभी तक हमने किया है वही सारी चीजें हमको यूज करनी है, पर थोड़ा सा इसमें अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पवनवा एकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। आप भी अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एमएसटी सीटी के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, अलग अलग वहां पर आपके लिए कैटेगरीज अवेलेबल है। आप जिस भी कैटेगरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगा कि पहले आप एक काम कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जो स्पेशल क्लासेस है जो फ्री में है, आप स्पेशल क्लासेस जाके देखिए। आपको लगता है कि हाँ ये बहुत यूजफुल है तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन यूज द पवनवा रेफरल कोड सो दैट वहां भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहे हैं हम? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? अभी तक हमने डेरिवेटिव सीखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखा, तो बिल्कुल यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है जिसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो यहां आपको बता के रखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। लेट्स से कि एक कुछ बैक्टीरियाज है कि पहले वो एक्स थे या टी थे या कुछ भी थे, फॉर द अमाउंट के इतना था, फिर पर्टिकुलर कुछ समय बाद वो डबल हो गए, फिर और कुछ समय बाद वो और डबल हो गए, फिर और कुछ समय बाद वो उससे भी डबल हो गए। तो यहां पर जो है बेटा यही चीज का हम स्टडी करने वाले हैं कि ये जो ग्रोथ होती है ये मल्टीपल ग्रोथ होती है कि पहले एक था, एक से दुगना हो, फिर दुगने से चार गुना, मतलब हर बार ये हो रहा है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो दुगना हो रहा है। तो पहले एक से दो गए, फिर इससे दुगना हो तो फिर चार हो गए, चार से और दुगना हो तो आठ हो गया, तो आठ से और दुगना हो तो 16 हो जाएंगे। तो ऐसी जो ग्रोथ होती है, ऐसी ग्रोथ को समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहां पर आपको एक बात बता दूं मैं कि क्या हमें लेके रखा, करना क्या है। कुछ ऐसा बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, करना जो है बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या देके रखा है? इफ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एट टाइम टी, एक पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है टी टाइम पर, ओके। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करेंगे हम, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डीपी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ओके। ये देखिए क्या देख रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऐसा कहा जाए। इट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन, मुझे लगता है मैंने ही कुछ आगे पीछे, पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, ओके, ये भी चलेगा, या प्रेजेंट पॉपुलेशन बोले तो भी चलेगा। तो समझ लीजिए कि क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसका जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है कितने टाइम में? टी टाइम में, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनल में होती है। तो डीपी अपॉन डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको इतना तो करना ही है, ठीक। ये हर चीज होगी जैसे जो पॉपुलेशन होगी उसी के प्रोपोर्शन में होगी। पहले एक था, दुगना हुआ, चार गुना हुआ, आठ गुना हुआ, ऐसा बढ़ते चले जाएगा। अब यहाँ क्या है? अब अगर मैं ये साइन हटा दूं तो फिजिक्स में हमने सीखा कि जब ये हटता है तो क्या होता है कि यहां पर कोई तो भी हम कांस्टेंट ले लेते हैं, के क्या होगा यहां पर? के कांस्टेंट का काम करेगा। के विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ओके। के जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आप क्या लिखेंगे? डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू केपी, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस कंडीशन के बाद? आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? डीपी के अपॉन में पी ले आएंगे और dt इधर कर देंगे और यहां k के पास कर देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? इस कंडीशन के बाद में यहां पर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ? dp अपॉन p इंटीग्रेशन में dt इंटू k, तो मैं k को आगे कर देता हूं, ठीक है जी। इतना मैंने इसको k को आगे कर दिया। अब क्या होगा? यहां अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये dp का तो हो जाएगा भैया, देखो 1 अपॉन p है तो ये तो log p हो गया, ठीक है। k का k रहेगा, dt का t हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, कांस्टेंट का c लगा लो। अब लोग सर ये भी तो कांस्टेंट आ रही, फिर यहाँ की बात अलग है, ये तुमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद में हम c लगाएंगे। अच्छा, आपको पता है कि हम जब log में लिखते हैं तो log ऑफ a b x अगर हो तो ये क्या होता है? a पावर x इज इक्वल टू b लिखते हैं हम इसको, बराबर है ना। a पावर x इज इक्वल टू b, तो ये क्या होगा? यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ ये e है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? ये हम अगर सिर्फ p लिखे, क्योंकि ये p अगर लिखे तो ये होगा e पावर के टी प्लस सी, मतलब p क्या हो जाएगा? e पावर के टी हो जाएगा इंटू a पावर c हो जाएगा।
ई पावर सी हो जाएगा। अब ई पावर सी को एक काम करो, थोड़ा समझने के लिए इसको सी लिख दो, है ना, इसको C1 लिख दो, ठीक। तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका C1 इंटू ई पावर KT। तो ये आपका यहाँ पर एक रिलेशन आपको मिल जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में इसने इसी तरह से दे के रखा है। यहाँ इन्होंने C1 नहीं लिखा है, C लिखा है। अब मैंने इसको इस तरह से कर लिया उल्टा, यहाँ पर C1 लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप कांस्टेंट है, आप कैसे भी उसको लिख सकते हैं। अब देखिए हर क्वेश्चन में आपको इतना करना ही, हर क्वेश्चन में आपको इतना करना ही है, यहां तक करना है। उल्टा आप यहां पर जब करेंगे, मैं क्वेश्चन भी आपको करके बताता हूं। तो ये हो गया ग्रोथ के लिए, है ना। ऐसे हमारी हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सीखने वाले हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आएगा रेडियो एक्टिव डीके। डीके में क्या होता है, सड़ती है चीजें, है ना। जैसे ग्रोथ में बढ़ती है, तो जो भी चीज है वो डीके में सड़ती है, खराब होती है, कम होती है, उसका वो कम होते चले जाता है ना। तो एक डीके हम सीखेंगे। जब डीके में आएंगे तो ये जो हमने पॉजिटिव लिया है ना, यहां पर हम इसको निगेटिव ले लेंगे और सॉल्व इसी करेंगे। और एक और चीज इसमें आएगी रेडियो एक्टिव डीके के बाद में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कुछ कोई तो भी टेम्परेचर है। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बहुत कम है, ओके, या उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा है से बात करते हैं। ज्यादा है तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से एक जो चारों तरफ का टेम्परेचर होगा उससे वो सेम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो अपना टेम्परेचर डाउन कर लेगा, कूल कर लेगा, है ना। मतलब आप किसी भी गर्म चीज को रख दो तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ठंडी हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो उसके हिसाब से डाउन होती है। तो वो चीज, ये तीन चीजें हम सीखने वाले हैं। तो पहली चीज इसमें ये है जिसके अंदर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ दे के रखा है। अब इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके क्वेश्चंस को मैं आपको एक के बाद एक समझाता हूं। पहले देखिए, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं और क्वेश्चन आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इजी है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मैंने इस पार्ट को इरेज नहीं किया है, आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या देके रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजिंग एट द रेट टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, ओके, उस रेट से बढ़ रहा है उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से। क्या बोलता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल, इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 to 60,000 इन 40 years, 40 साल में जो पॉपुलेशन है वो 40,000 से 60,000 पे पहुंच गई। तो क्या बोलता है, What will be the population in the another 20 years? अब बिल्कुल यही वो कॉन्सेप्ट है। अब बोलोगे सर यही कैसे, देखो जो हमने किया है बिल्कुल ऐसा ही यहां करना है। क्या देके रखा है, आपको यहां पर लिखना है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टाउन बोला है, क्या बोला है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज P, ठीक है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन वो dP अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहां लिखिए, लेट द पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन dP, ओके, एंड यहां आपको देके रखा है हियर dP अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। तो dP अपॉन dt क्या हो जाएगा, आपका K हो जाएगा, KP हो जाएगा, बिल्कुल जैसा हमने यहां किया वही का वही करना। मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं कि आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली करना क्या है। फिर क्या हो जाएगा, dP अपॉन P हो जाएगा और dt इंटू K हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये होगा dP अपॉन P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dt और K को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा log ऑफ P इज इक्वल टू T इंटू C, ठीक है, T इंटू K, सॉरी T इंटू K या KT लिख दो उसको, क्योंकि K बाहर है, T कॉन्स्टेंट और प्लस का C1 ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जब आप ऐसे लिखोगे तो यहां पर आपको इसको जब log ऑफ हटाते हो तो ये हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू e पावर KT प्लस C1। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू ई पावर KT इंटू ई पावर C1, और ई पावर C1 को आप लिख सकते हैं कांस्टेंट C, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया P इज इक्वल टू ई पावर KT इंटू C, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा कि इस क्वेश्चन में यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा वही का वही है, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं किया है। तो आपको है ये हर क्वेश्चन में करना है। जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा, बैक्टीरिया ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा, जब भी ग्रोथ वाला क्वेश्चन आएगा, यहां से लेके यहां तक आपको ऐसा कैसे करना है। फिर अब क्या बदलाव, वही बताता हूं क्या बदलाव। अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं और आपको यहीं पर ये
आगे का करके बताता हूँ कि इसमें आगे कैसे करना है। देखो भाई, हमको क्या पता है कि पॉपुलेशन पहले क्या था, पहले पॉपुलेशन था 40,000, ठीक है। एट द टाइम ऑफ t0 द पॉपुलेशन वाज, एट द टाइम ऑफ t, शुरुआत में जब यहाँ की बात करें तो पॉपुलेशन कितना था, 40,000 था। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यह लिखो व्हेन t इज इक्वल टू 0 पॉपुलेशन वाज ये, तो पॉपुलेशन को लिख दो 40,000 और ये हो जाएगा e पावर kt, मतलब k इंटू 0 प्लस का सॉरी इंटू c हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये c का वैल्यू अपना क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया 40,000, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या आ गया, इस c का वैल्यू क्या आ गया, 40,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को एक्सरसाइज मतलब इसी जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें p क्या मिलेगा, हमें p मिलेगा, यहाँ लिखो पुट c इज इक्वल टू 40,000 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, c की जगह 40,000, तो p हमारा हो जाएगा 40,000 इंटू e पावर kt, ठीक है जी। अब ये क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब यह लिखिए कि दैट p, अगर हम t बढ़ाते, t कितना बड़ा है इन 40 इयर्स, t अगर 40 हो जाए, t अगर 40 इयर्स हो जाए तो पॉपुलेशन हमारा 60,000 हो जाता है। तो अब हम इसको पुट करते हैं, तो पॉपुलेशन की जगह हम एक काम करते हैं 60,000 पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये 4,000 ऐसा का ऐसा ही 40,000 और e का e और ये पावर kt की जगह पर क्या कर देंगे हम, k का k रहेगा और ये इसके जगह ये आपका हो जाएगा kt की जगह 40k हो जाएगा, मतलब t की जगह 40 रख देंगे तो 40k लिख दो इसको, ठीक है। तो जरा हम इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, तो क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखो क्या होगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 60,000 अपॉन में 40,000 इज इक्वल टू ई पावर 40k, है ना। तो ई पावर 40k क्या हो गया बेटा, ये कट गया सारे के सारे, 6/4 तो 3/2 बचा, तो ये एक वैल्यू आपको मिल गई। इसको इक्वेशन 1, ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 3 ले लो। देखो कितना सिंपल है, क्या किया पहले देख लो। पहले हमने जो पॉपुलेशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन, फिर हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, केपी लगाया, फिर क्या किया, पी इसके अपॉन में ले आया, डीटी इधर ले आया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये कंडीशन आ गई, क्या हो गया लॉग पी। हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया, लॉग पी, के का के, इसका हो जाएगा टी C1, इसको मैंने लॉग को रिमूव किया तो p इज इक्वल टू आ जाएगा e पावर kt प्लस C1, तो e पावर kt इंटू e पावर C1 है, तो e पावर C1 हमने सेपरेट ले लिया, इसको मैंने c ले लिया। आप इसको a b c d के कुछ भी लिख सकते हो, मैंने c लिखा है, आपकी बुक वाले ने इसको a लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 हो गया। फिर आपने क्या किया भैया, शुरुआत में हमारा जो प्रेजेंट पर जो पॉपुलेशन जहां से स्टार्ट हुई थी t0 पर, तो 40,000 थी, तो हमने क्या किया, p की जगह 40,000 रखा, t की जगह 0 रखा, तो हमको c की वैल्यू मिल गई। ये c की वैल्यू 40,000 जो आई है मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मुझे एक नई इक्वेशन मिल गई ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन का मैं आगे उपयोग करने वाला हूँ, थर्ड वाले का, ठीक है। फिर क्या बोलता है, 40 साल के अंदर पॉपुलेशन 40,000 से 60,000 हो गई, तो 60,000 पॉपुलेशन p की जगह 60,000, ठीक है। ये हमारा 40 ऐसे का ऐसे ही, e पावर kt, तो e पावर k का k और p की जगह पर मैं 40 लिख रहा हूं, तो 40k हो गया, तो e पावर 40k क्या है, ये आ गया। अब हमको आगे बढ़ना है, ये बताता है हमको आगे के 20 साल में और क्या होगा। तो आगे के 20 साल में क्या होगा, मतलब क्या, इसका मतलब ये भैया कि 40 साल में इतनी हुई है ना। तो नेक्स्ट 20 इयर्स बोल रहा है, नेक्स्ट 20 इयर्स बोल रहा है, मतलब ठीक क्या होगा भैया, 40 साल में इतना हुआ था, 40 साल में इतना हो, तो मैं काम करता हूँ 40 में और 20 बढ़ा देता हूं, तो मेरे 60 साल में ये क्या होगा, 60 इयर्स में इसमें अब क्या चेंजेस आएंगे। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है यार, इसी इक्वेशन को उठाना है। कौन सी वाली, हमारी यही इक्वेशन को उठाना है। हम इसको ले लेते हैं, ठीक, किसी एक इक्वेशन को ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, हम एक काम करते हैं, हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है। 60 में क्या होगा, तो एक काम करते हैं, p लिख लेते हैं। हमारा p क्या है, p का p, ये 40,000 हो गया, ठीक है। और ये e पावर kt की जगह में क्या लिखूंगा, e पावर kt की जगह में लिखूंगा 60k। अब 60k क्यों, अरे यार हमको अब आगे का निकालना है ना, तो 60k इसलिए कि 40 साल बाद जो हुआ था वो 40,000 से 60,000 हो गया था, आगे के 20 साल बाद, मतलब फिर अगर मुझे 20 साल बाद निकालना तो मैं इसी का रेफरेंस लेता हूं ना, कि 40 से 60,000 हुआ था इतने सालों में, तो 40 से कितना होगा आने वाले 60 सालों में, क्योंकि 40 साल का था तो 20 साल और बोला है, तो मैंने 20 ईयर्स यहाँ पर प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसको, बस बेटा कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, p का p 40,000, अब ये e पावर 60k है, मुझे बताओ
मेरे पास तो e पावर 40k की वैल्यू है, 60k कहाँ है? तो क्या मैं इसको 60k में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 40 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। e पावर 60k, 60 को मैं काम करता हूं, यहां लिखता हूं 120k अपॉन 2। चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। p इज इक्वल टू ये 40,000 e पावर, इसको मैं लिख सकता हूं कि 40 दैट इज 40k ओके इंटू 3 अपॉन 2। देखो जरा ध्यान से, 40k इंटू 3 अपॉन 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? p हो गया, ये 40,000 हो गया इंटू e पावर 40k, इसका पावर 3 अपॉन 2। और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू भैया मेरे पास 3 अपॉन 2 है, इसका वैल्यू 3 अपॉन 2 है, तो मैं लिखूंगा 40,000 और 3 अपॉन 2 का पावर 3 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 40,000 इंटू 3 अपॉन 2 लेना है तो पहला एक 3 अपॉन 2 ले लो और अंडर रूट 3 अपॉन 2 ले लो। अंडर रूट 3 अपॉन 2 का वैल्यू क्या देके रखा आपको? ये देके रखा 1.2247, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 3 और ये हो जाएगा 1.2247, तो ये तो 60,000 हो गया इंटू 1.2247। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर दो, मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसका? 1.2247 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 60,000 का। 60,000 का ना करके पहले मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 7 42, क्या 4 6 चौक 24 4 28 के 8, क्या 2 6 दिन 12 2 14 की 4 का 1 6 दिन 12 13 की 3 का 1 6 कम 6 और 7 ये। ठीक है, ये क्या हो गया? 73482 और यहां पर हमको कितने जीरो देके रखे? 4 जीरो देके रखे, तो ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा 73,482, 73,482। देखो तो इसका आंसर यही है क्या? 73,482। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे आपको हर क्वेश्चन को करना है। क्या क्या करना है? स्टेप समझ लो। पहली स्टेप क्या है? आपको ये इतना पार्ट तो करना ही है ना? ग्रोथ वाले पार्ट में आपको इस तक तो लाना ही है। फिर भैया T0 पर P क्या था स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या था, वो दोनों वैल्यूज आपको यहां पुट कर देना। तो यहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू C की वैल्यू आप निकाल लोगे, इस C की वैल्यू आपको आ जाएगी वापस, C की वैल्यू वापस आपको यहीं पुट कर देना है इसके अंदर, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये इक्वेशन मेन रोल का काम करेगी। ठीक है, अब आपको यहां पर टाइमिंग वापस क्या, कितने टाइम में कितना ग्रोथ हुआ था, तो भैया 40 साल में 60,000 हो गया था, तो P की जगह 60,000 और K की जगह T की जगह 40 कर दिया मैंने। तो यहां से आपको E पावर जो भी होगा 40K 50K 60K इसका एक वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब वो बोलता है कि क्या इतने सालों बाद कितना, तो वो उतने सालों बाद हमको उस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियो एक्टिव डिके। अब यार रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो समय के साथ साथ जिनका वॉल्यूम, जिनका मास कम होते चले जाता है, मतलब वो सड़ते चले जाते हैं, वो घटते चले जाते हैं, वो डिकम्पोज होते चले जाते हैं। ठीक है, डिके होना मतलब क्या होता है कि उसमें से वो रेडिएशन निकलते रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? द सब्सटेंसेस लाइक रेडियम एंड सीजियम डिसइंटीग्रेट्स विद द टाइम। ये जो सब्सटेंसेस होती है, रेडियम होते हैं या जो सीजियम होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब वो डिके होते हैं, वो खराब होते हैं, वो सड़ते हैं, वो उनका मास जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जाता है। तो वो जो डिसइंटीग्रेशन होता है या वो उनका जो मास कम होना होता है वो समय के साथ कम होता है विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। आप देखो ना, अब मैं एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको पसंद भी नहीं आए। कभी कभी देखा आपने कि कोई चीज, कोई पेड़ कट गया तो पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा, फिर बाद में वो पूरा का पूरा डीके होके मिल जाएगा। कोई एनिमल मर गया तो आप देखो वो डीके होकर खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो बिल्कुल वहां डिकम्पोज वाली बात है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके की बात है। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे उनका मास कम होते चले जाता है, वो डीके होते चले जाते हैं, और इट मीन्स द मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिक्रीजेस। इनका मास कम होता है। देखो हमने एक बात क्या सीखी थी, हमने पॉपुलेशन का ग्रोथ सीखा। वहां क्या हो रहा था? ग्रोथ हो रही थी, बढ़ रहा था, मतलब वहां ग्राफ क्या हो रहा था? वो ग्राफ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ ग्राफ क्या होने वाला है? यहाँ ग्राफ डाउन होने वाला है, ये नीचे आने वाला है। यहाँ पर जो है जो ग्रोथ है वो कम होती चली जाएगी, मतलब मास जो है वो कम होते चले जाएगा, है ना। तो यहाँ एक अलग चेंज है, यहाँ एक अलग चेंज है। ये दोनों में डिफरेंस है कि इसमें एक जगह इंक्रीज होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है पॉपुलेशन में, और यहाँ पर मास जो है डिक्रीज होता है, उल्टा काम होता है। फिर क्या बोलता है? द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम। जो भी अमाउंट ऑफ मास अभी प्रेजेंट है उसका वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और क्या बोलता है? अभी देखो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहां लिखेंगे
कि जैसे अभी यहां पर लिख के रखा है कि x इज द अमाउंट ऑफ द मटेरियल, कोई मटेरियल x है, वो t टाइम में वो डीके होता है, वो जो भी होता है t टाइम में, तो उसको हम लिखते समय ऐसे लिखेंगे dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू x है। तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो dx dt में यहां पर माइनस के एक्स लिख लूंगा। माइनस के क्यों, क्योंकि डीके हो रहा है, ये कम होते चले जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको उन्होंने देख के रखा है कि इस तरह से होता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यू कम होती चली गई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को dx अपॉन x कर दूं, माइनस का के dt कर दूं, फिर बाद में मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, मैं लिखूं dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस के और फिर ये dt कर दूं, तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x और ये हो जाएगा माइनस के और t प्लस का c हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, अगर मैं log को हटा लेता हूं, तो log हटेगा तो क्या होगा, आपको मैंने सिखाया था कि log में यहाँ बेस में a है, यहाँ b है और यहाँ c है, या यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर x है, तो आप इसको लिखते हो a पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पावर में यहाँ e है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा e पावर kt प्लस c के, माइनस kt प्लस c के। तो हम क्या लिखेंगे इसको, c1 c लिखो मत लिखो, c1 लिखो, तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर माइनस kt। आपने सीखा था ना, देखो आपने सीखा है कि a पावर m इंटू a पावर n हो तो a पावर m प्लस n हो जाता है, तो इधर से इधर जाते हैं। अभी हम इधर से इधर आएंगे, कैसे, ये प्लस है, ये प्लस है, इनको सेपरेट कर दो, इंटू e पावर c1 कर दो, और इस e पावर c1 को ना हम कुछ और एक कांस्टेंट ले लेते हैं, उसको हम c ले लेते हैं, c इंटू e पावर माइनस kt। बस भैया, इसकी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये हमको हर क्वेश्चन में इतना पार्ट हर क्वेश्चन में करना है, लिखना है आपको, लेट द अमाउंट इज x, इट टेक्स t टाइम, ओके। देन यहां पर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। वहां पर पिछले क्वेश्चन में यहां पर प्लस चल रहा था ग्रोथ में, पॉपुलेशन ग्रोथ में, यहां पर माइनस चलेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, समझ लीजिए। एक बार फिर से बताता हूं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, रेडियम सीजियम, ये क्या होते हैं, ये डिसइंटीग्रेट होते हैं टाइम के साथ साथ, ये डीके होते हैं, सड़ते हैं, तो इनका जो मास होता है वो मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिक्रीजेस, इसका जो मास होता है वो धीरे धीरे कम होते चले जाता है, ठीक है। और ये जो कम होने का जो रेट होता है, द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एट दिस टाइम, ठीक है। और इस तरह से हम इसको करते हैं। अब एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन करवाता हूं, पहले उसको समझ लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं हमारा रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर, जो कि हमारी बुक में ही देके रखा है कि बिस्मथ हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज। बिस्मथ एक लाल रंग का एक रासायनिक मूलद्रव्य होता है ना। अब इसको हालांकि बुक में अगर देखें तो आप अगर सर्च करते हो तो बिस्मथ MUTH देके रखा है स्पेलिंग, यहाँ हमारे MATH देके रखा है, ठीक है। तो एक जो बिस्मथ है उसका क्या बोल के रखा है, हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, 5 दिन में वो हाफ हो जाता है, मतलब अभी जितना होगा 5 दिन बाद वो कितना होगा, आधा हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, अ सैंपल ओरिजिनली हैज अ मास 800 mg, जो सैंपल था उसका ओरिजिनली मास कितना था, 800 mg था। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। अब बोलोगे सर 5 में तो 5 दिन में ये आधा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम 5 दिन की बात करें तो ये 400 हो जाएगा, 10 दिन की बात करें तो 200 हो जाएगा, 15 दिन की बात करें तो ये 100 हो जाएगा, 20 दिन की बात करें तो 50 हो जाएगा, 25 दिन की बात करें तो 25 हो जाएगा, और 30 दिन की बात करें तो इसका भी आधा 12.5 हो जाएगा, मतलब 12.5 आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है। 5 दिन ये डेज देके रखा है, इसका मास जो है वो आधा आधा होता है 5 दिन के अंदर। अब हम सॉल्व करके 12.5 ही आंसर लाके बताएंगे आपको, ठीक है। पर मेथड इसकी यही रहने वाली, इसकी मेथड आपकी वही रहने वाली, जैसे आपको लेना है कि लेट द प्रेजेंट, इसका जो मास है वो x लेना है एट प्रेजेंट टाइम t, ओके। तो जैसे आपको बुक में देके रखा है बिल्कुल वैसे ही मैं ले रहा हूं, लेट x बी द मास ऑफ द बिस्मथ प्रेजेंट एट द टाइम t, ओके। यहां मैं लिखता हूं लेट x बी द मास ऑफ बिस्मथ प्रेजेंट एट टाइम t। बिस्मथ जो है उसका टाइम t पर उसका मास कितना है, x है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस kx, ठीक है। ये जो डिकेइंग का रूल है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हालांकि आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, लेकिन आपने ऐसा डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। और यहां आपको लिखना है कि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये k जो है ये 0 से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dx, हमारा k x नीचे के लेके आते बेटा, जैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं अभी तक हमने जैसे सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। x को नीचे ले आएंगे, है माइनस k, और ये dt हो जाएगा,
अगले इसमें क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, dt अपॉन टी कर दो और ये माइनस के अगेन यहाँ पर dt कर दो, dt नहीं सॉरी ये क्या है, ये dx है भैया, ये dx है, क्या हो गया, ये dx अपॉन x और ये माइनस के और ये dt, तो dx अपॉन x क्या हो जाएगा, हमारा log x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस के dt हो जाएगा प्लस का मैं c1 ले लेता हूं। अब वापस फिर से वही बात, हर बार का रूल हमारा कि log ऑफ ab अगर हो तो ये x होता है, इसका मतलब होता है a पावर x b के इक्वल होता है। लॉगरिथम के रूल्स हमेशा याद होना ही चाहिए। अभी क्या हो रहा ना, लास्ट ईयर मतलब आप जब 11th में थे तो हम लॉग कम हो गया, जबकि लॉग था पहले 9th में था, हम लोग जब पढ़ते थे तो 9th में था, फिर बाद में वो 11th में आ गया, अब उन्होंने 11th से भी हटा दी, जबकि लॉग होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब वो उनकी इच्छा। हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर जो भी है हम इसको जब लिखेंगे तो ये होगा x इज इक्वल टू ई पावर माइनस के टी प्लस सी वन, तो इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू ई पावर माइनस के टी इंटू ई पावर सी वन। और यहाँ आपको सपोज कर लेना है कि जो आपका ई पावर सी वन है वो c के इक्वल है ना, ई पावर सी वन जो है वो c के इक्वल है, ई पावर जो c1 है वो हमारा कैपिटल C के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा एक रूल यहाँ आ गया, इसके इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब ये क्या बोलता है, बिगिनिंग में है एट द टाइम t है, ओके यहाँ लिखो इन बिगिनिंग मास कितना था 800 mg, ओके एट टाइम t मास कितना था 800 mg। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं, है ना, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 0 था और मास आपका जो था वो आपका x कितना था, वो इतना था 800 mg, तो x की जगह 800 रख दो, c का c e पावर माइनस के इंटू 0 कर दो, तो ये 800 का 800, c का c e पावर 0, तो c आपका 800 आ गया भैया। अब आपका जो c का वैल्यू आ गया ना, इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, जो c का वैल्यू आया है उसको उठा के आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। नाउ ये आपको उसको सेकंड कर दो। अच्छा, ये क्या बोलता है 5 दिन के अंदर, है ना, ये क्या बोलता है बिस्मथ हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, तो आफ्टर 5 डेज मतलब t की जगह पर आप 5 लिखेंगे। ठीक है, t की जगह आप 5 लिखेंगे और x की जगह इसका आधा कर देंगे, 800 का आधा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। जरा वैल्यू पुट करो, तो जरा पहले काम करो, पहले ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, जब ये आप यहाँ पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 800 e पावर माइनस के टी, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। और अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 400 पुट करेंगे, तो यहाँ 400 लिख दो, ये 800 का 800, ठीक है ना, फिर e पावर माइनस k और t की जगह 5, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 400 अपॉन 800 इज इक्वल टू ई पावर माइनस 5k। ठीक है, तो आपका e पावर माइनस 5k क्या आया बेटा, e पावर माइनस 5k क्या आया, वो आया 1/2। चलो इसकी भी वैल्यू ले लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको 4 ले लो। अब क्या करेंगे, अब भैया हम जो है अपनी वैल्यू इसको उठा के यहां पुट कर देंगे। ठीक है, हमारी जो वैल्यू है ना e पावर 5 थी, हमको क्या बता के रखा उसने, फाइंड द, सॉरी इसके हिसाब से चलेंगे, फाइंड द मास ऑफ द रिमेनिंग, फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। तो अब हमको t कितना लेना है, अब हमको लेना है नाउ, हमको लेना है t 30 डेज। ठीक है, हमको x पता करना है क्या होगा, x का वैल्यू क्या है हमारा, x का वैल्यू ये है, दैट इज x इज इक्वल टू 800 इंटू ई पावर के टी, ई पावर के टी, ई पावर मतलब क्या, के टी क्या होगा ये हमारा, ये 5t होगा, है ना। तो ये अब हम क्या करेंगे माइनस के और यहां कर देंगे 30। क्यों 30 करेंगे, अरे भैया t का 30 हो गया ना, तो यहाँ के टी था, हमने जब ये 5 दिन बाद लिया तो 5 लिया, तो 5 का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम उसके हिसाब से उसको निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, हमको निकालना है x का x, ठीक है, ये 800 का 800, ई पावर जो है माइनस आपको 5k लिखना, तो माइनस 5k लिख दो और 5 से 30 कर दो, इसका ऊपर 6 लगा दो, किसके ऊपर 6 लगाओगे आप, -5 के ऊपर। अच्छा, ई पावर ये क्या है, हाफ है, तो x का x, ये 800 का 800 और 1/2 का पावर 6 लग गया। 1/2 का पावर 6 मतलब क्या हुआ, 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64, तो ये हो गया 64 अपॉन में, तो x क्या हो गया 800 अपॉन 64, काट दो भैया, 400 अपॉन 32 फिर काट दो, 200 अपॉन 16 फिर काट दो, 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 नहीं होगा, 100 अपॉन 8 होगा, और जब आप 100 अपॉन 8 करोगे तो x आपका आएगा 12.5। आपको याद होगा मैंने 12.5 निकाल के बताया था आपको, है जी, सिंपल, बहुत मस्त है। सिर्फ आपको सेटलमेंट करते आना चाहिए। क्या किया हमने, यहां से लेकर के यहां तक तो वही किया जो स्टार्टिंग में बताया था। यहां पर हमने t0 पर x ले लिया 800, तो वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू वापस यहां पुट कर दी, ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया।
इस इक्वेशन में 5 दिन में आधा होता है, तो ये यहाँ 400 लिख दिया x की जगह और यहाँ t की जगह 5 लगा दिया, तो e पावर 5 माइनस 5k का वैल्यू आ गया हाफ। और ये वैल्यू जो आ गया वो वापस हमको यहाँ पर इस वैल्यू के बदले से अब हमको 30 दिन बाद निकालना ना, तो k की जगह पर जो हमने t की जगह पर 5 रखा था 30 रख दो इसी इक्वेशन में और इसको कन्वर्ट करो। दिस पावर शुड बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म, है ना, क्योंकि -30 के नहीं है हमारे पास, -5 के है, तो -5 की को 5 छंग 30, ऐसा 5 6 30 ऐसा कन्वर्ट करके हमको करना है। अरे भैया 5 मिल गया भैया, 1 मिनट रुको, और फिर उसका पावर 6 करके सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि बहुत बढ़िया है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है कि लेट्स से कि एक बॉडी है और उसको हमने सराउंडिंग में रख दिया है, उसका कुछ टेम्परेचर, लेट्स से कि उसका टेम्परेचर थीटा है और बाहर का टेम्परेचर थीटा 0 है। एक बात ध्यान रखो कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर थीटा है और बाहर का टेम्परेचर थीटा 0 है, तो ये क्या करेगी, ये यहां पर हीट को रेडिएट करेगी एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर विल डिक्रीज। इस तरह से टेम्परेचर कम होते चले जाएगा। क्यों, या कोई भी चीज देखो ना आप, गर्म चीज आपको आपने उठा के कहीं रख दिया तो थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है, सराउंडिंग जो टेम्परेचर होता है उससे मैच हो जाती है। कहा जाता है कि जब आप पानी पीते हो तो पानी भी सराउंडिंग टेम्परेचर वाला ही पानी पीना चाहिए ना, उससे कभी भी कम टेम्परेचर वाला पानी नहीं पीना चाहिए, विच इज वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात है यहां पर भी हम, मतलब ये तो एक एग्जांपल हुआ डे टू डे लाइफ का, लेकिन हाँ कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर थीटा है, अगर आपने उसको खुले उसमें रख दिया, कहीं भी रख दिया, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो रेट ऑफ चेंज जो भी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा, यहां पर हम उसकी बात करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है, वो कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ हीटेड बॉडी, ओके, at any time is proportional to the difference between the temperature of the body and that of the surrounding medium। मतलब कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग आप लेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग होगा दैट विल बी, यहां मैंने लिख के रखा है कि थीटा जो है वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर, थीटा 0 जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग क्या होगा, वो होगा डी थीटा अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0। आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक्सक्यूज मी, कि थीटा तो बॉडी का टेम्परेचर है, फिर थीटा 0 यहां आ रहा है, तो ये तो इससे कम हो रहा है, तो आपने ऐसा क्यों लिखा थीटा 0 माइनस थीटा। देखो मुझे एक बात बताओ कि एक बात हो रही है यहां पर, ये थीटा है और ये थीटा 0 है और टेम्परेचर जो बेटा कम हो रहा है, मतलब ये बड़ा है, यहाँ ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसके लिए इनका डिफरेंस हम लेंगे। अच्छा, यहां पर आपको माइनस डी थीटा अपॉन डी टी लगाना है। एक्चुअली आपके बुक में इसने डायरेक्ट माइनस नहीं दिया, ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, यहां माइनस लगा सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने क्या किया, ऐसा लिखा है कि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा 0, ऐसा लिखा है। तो आप चाहे तो यहां भी माइनस लगा सकते हैं, और आप यहां नहीं लगाते, आपने इधर लगा दिया तो भी चलता। ठीक है, ये डायरेक्टली देके रखा है, हालांकि यहां देना चाहिए था माइनस, इवन जो मैंने आपको ये करवाया डीके में भी मैंने यहाँ माइनस लगाना चाहिए था, मुझे लगता है मैंने शायद नहीं लगाया, अगर नहीं लगा तो लगा देना, है ना, यहाँ माइनस लगाओ, वो ज्यादा सही रहेगा, ताकि हमको ये दिखे कि ये बताएगा कि ये जो रेट ऑफ चेंज है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, तो वहां पर आपको डिक्रीज जब भी होगा तो माइनस दिखाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आ गई। अच्छा, इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही कंडीशन आएगी कि आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के, और ये हो जाएगा डी टी, और जब आप इसको इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस का C1। आप इसको ऐसे रखो तो भी चलेगा, मैक्सिमम टाइम में तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए क्या करके रखा है हमारी बुक में, उसको और आगे सॉल्व करके रखा है फर्दर, और उसको उस तरह से लिख के रखा है। ओके, लेकिन मैंने इसको यहीं में रोकता हूं, क्योंकि हम अगर अपनी बुक के क्वेश्चंस उठा के देखें तो आप इसको यहीं तक सॉल्व करने वाले हो, यहीं से आप इसको उठाओगे, इतना ही आपको करना है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, अगर आप लॉग हटा भी देते हो तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू ई पावर माइनस के टी प्लस C1, ऐसा देख रखा है आपको। तो आप यहाँ क्या करोगे, थीटा माइनस थीटा 0 करोगे, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस के टी इंटू ई पावर C1 जो है बेटा आपका एक कांस्टेंट ले लेना आप,
लेट से कि वो कांस्टेंट ए है, तो ई पावर माइनस के टी, इस तरह से ये यहां पर आएगा। ठीक है, ये इसका मेन रूल होगा जो कि हम यूज करने वाले हैं हमारी आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें। एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सी बात है कि कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर जो भी होगा वो धीरे धीरे कम होगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो कूल डाउन हो जाएगी। कूल डाउन हो जाएगी मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर जो होगा उससे मैच करने के लिए वो क्या होता है कि जब भी कोई गर्म चीज को आप रखोगे बाहर तो वो अपना उसका टेम्परेचर फॉल होते चले जाएगा। और वो क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग क्या होता है, उनके टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होता है, ये बोल के रखा है। तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपकी जो बुक है उसमें 210 पर एक क्वेश्चन देके रखा है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स इन 10 मिनट्स टू 88 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री हो जाता है 10 मिनट के अंदर। रूम टेम्परेचर इज गिवन टू 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। ओके, आपको 20 मिनट्स के बाद में यहां पर जो है जो वाटर का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो बिल्कुल हम यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे। यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए कि हमको जो है बिल्कुल जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिया था बिल्कुल उसी तरह से आपको यह लिखना है कि लेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी is theta and temperature of surrounding ये थीटा 0 है। ठीक है, सो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होगा, ये जो होगा भैया, ये होगा दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0। ठीक है, तो यहां ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा 0। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के, और ये हो जाएगा डी टी। अब क्या होगा, ये थोड़ा सॉल्व करिए इसको। अब क्या होगा, ये इसका इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस C1। फिर हम लॉग हटा देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू ई पावर माइनस के टी प्लस C1। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा 0। बट अब देखो जो चीज हमने पहले की है सब वही है। हमने जैसे इसको यहाँ पर इसके अपॉन में लाया, यहाँ लॉग लगा, पिछले इसमें भी लॉग ही लगा था, डीके में भी लॉग लगा था, ग्रोथ में भी लॉग लगा था, तो आपको वही करना है। ठीक है, सिर्फ फर्क यह है थीटा माइनस थीटा 0। ठीक है, थीटा माइनस थीटा 0 माइनस ये जो आया माइनस के टी प्लस C1। अब ये हम इसको बदलते हैं, आपको पता है ना कि लॉग ऑफ ए बी अगर x हो तो a पावर x हम b लिखते हैं, है ना, ये इसके पावर में और ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, बेस जो यहाँ लॉग में होता है वही लॉग यहाँ पर इंडाइसेस में होता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मतलब एक ही चीज है। अब क्या करेंगे, यहां ये हो जाएगा e पावर माइनस के टी इंटू ई पावर C1। ई पावर C1 को आप कोई कांस्टेंट दे दो तो थीटा माइनस थीटा 0, इसको मैं a दे देता हूं, a इज इक्वल टू ई पावर C1 लिख दो यहां पर। ठीक है, और ये e पावर माइनस के टी हो गया, तो थीटा माइनस थीटा, ये थीटा 0 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा थीटा 0 प्लस a इंटू ई पावर माइनस के टी। अब देखो यहां पर हमें क्या बता के रखा है, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या दे के रखा है, सराउंडिंग टेम्परेचर दे के रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं, ये थीटा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा प्लस a इंटू ई पावर माइनस के टी हो जाएगा। अब यहां क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर थीटा क्या था, 100 था। हमको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, हमको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा की जगह 100 लिख देंगे इज इक्वल टू 25, a की जगह a इंटू ई पावर माइनस के इंटू 0, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25, और ये a इंटू 1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 75 आ जाएगा।
ठीक है, आपको क्या करना है, ये a का वैल्यू 75 जो आया है आपको यहां पर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इतना डिटेल में आपकी बुक में इसने नहीं दिया है ना, आपको बिल्कुल मैं डिटेल में करवा रहा हूं, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमने a की जगह क्या लिखा है, e पावर c1 लिखा है, इसको मैं यहां लिख देता हूं और इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो बेटा आपका a आ गया है ना, a की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, a की वैल्यू जो आई है आपको यहां पुट कर देना, कुछ नहीं करना है। देखो जैसे हम कर रहे थे ना, वहां पर भी हम a का या कोई कांस्टेंट c ले रहे थे, हम वहां c ले रहे थे, c का वैल्यू निकाल रहे थे। अच्छा, आपको लगता है कि c का वैल्यू चाहिए तो आप c ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको आदत है अगर एक ही कांस्टेंट यूज करो, मतलब आप थोड़ा उसके लिए ये हो जाओगे, आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई नई चीज देखोगे मतलब आपको किसी तरह का कोई ये नहीं होगा, अगर कोई नई चीज नहीं होगी तो, है ना। मतलब एक ही कांस्टेंट यूज करो तो आपको भी सही रहेगा कि भैया ये कांस्टेंट है, सी लिख दिया मैंने। अब देखो सी आ गया, हम ये सी यहां पर रख देंगे, कहां पर, इसमें रख देंगे, तो ये क्या होगा, नाउ थीटा क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस सी की जगह पर 75 इंटू ई पावर माइनस के टी। अब यार देखो हमको क्या बोल रहा है, 10 मिनट के अंदर वो 88 डिग्री पे आता है, तो टी क्या हो गया, व्हेन टी इज इक्वल टू 10, ओके, व्हेन टी इज इक्वल टू 10 थीटा क्या होगा 88 डिग्री सेल्सियस होगा। तो थीटा की जगह 88 रख दो, ये 25 75 इंटू ई पावर माइनस के इंटू 10, तो क्या हो गया बेटा, ये इधर भेज दो, 85 में से सॉरी 88 में से 25 माइनस कर लो, 75 इंटू ई पावर माइनस 10 के, ये हो गया, तो 8 में से 5 गया तो 3 बचा और ये 63 बचा अपॉन 75 इज इक्वल टू ई पावर माइनस 10 के। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3 से काट दो, ये होगा 21 बार और ये होगा 3 दूनी 6 3 5 15 और कटेगा क्या, नहीं, ये माइनस ई पावर 10 के आपका 21/25 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है यहां पर ये जो वैल्यूज इसने निकाल के रखी है, बस हमको यही निकालना है। ये बताता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 20 मिनट्स। नाउ इफ टी अगर 20 हो जाए तो वैल्यू क्या होगी। अब आपको देखो ये भी एक वैल्यू मिल गई है, ये एक वैल्यू मिल गई, 1 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, ये वाली जो वैल्यू मिली है। अब करो यहां पर नाउ आपका T20 हो गया ना, तो T20 को यहां लिख दो, इसमें देखो यहां पर आएगा थीटा का थीटा, ये 25 का 25, ये 75 का 75 और ई पावर माइनस जो हो जाएगा के इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का थीटा 25 प्लस 75 इंटू ई पावर माइनस 20 के, मेरे पास माइनस 10 के की वैल्यू है, माइनस 20 के की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा, थीटा इज इक्वल टू 25 75 इंटू ई पावर माइनस 10 के पावर 2, मतलब ऐसा कर लो, ई पावर माइनस 10 के का स्क्वायर कर लो, तो हो जाएगा 25 प्लस 75 इंटू माइनस 10 के क्या है बेटा 21/25 है, तो 21/25 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब हो गया, अब कुछ नहीं बचा यार, अब तो बड़ा सिंपल सा है, मैं थोड़ा इस साइड ले लेता हूं उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। देखो थीटा का थीटा 25 का 25 75 का 75, 21 का स्क्वायर होगा 441 और 25 का स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर 625, ये 25 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, है ना। चलो सिंप्लीफाई और कर लो, थीटा ये 25 प्लस ये हो जाएगा 3 1 3 3 4 12 कैरी 1 और ये 13 अपॉन में 25, इसका लग देगा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 625 25 25 और 1323 अपॉन 25, तो कर लो भैया, यहाँ क्या होगा 1323 में 625 प्लस कर दिया, तो ये 8 4 9 1 1948 आ गया, 1948 आ गया, 25 से डिवाइड करना है बेटा, बड़ा सिंपल है, काम करो नीचे ऊपर और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 100 आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 4 8 32, 4 4 16 और 3 19 की 9 हद का है, 4 9 36 37 के साथ हद का है 3 4 4 1 7, ये आया, दैट इज 7792। ठीक है ना, ये 7792 आया, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 77.92 आपका थीटा यहाँ पर आ जाएगा। आपका टेम्परेचर 25 मिनट के अंदर इतना गिरेगा। क्या आपका आंसर यही है? जी हाँ, आपका आंसर यही है। तो देखो बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये। क्या किया हमने, जो पानी है उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से 88 पे आ रहा है 10 मिनट में, सराउंडिंग टेम्परेचर 25 देके रखा है। अब आप क्या करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, उसका डिफरेंस निकालना। फिर हम क्या करेंगे, ये
ये साइन हटा के माइनस के लगा देंगे। माइनस क्यों लगा? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। फिर ये पार्ट इसके अपॉन में, ये पार्ट इधर, ये आ गया, इनका दोनों का इंटीग्रेशन लिया तो ये हो गया आपका लॉग, है ना। ये क्या हो गया बेटा? ये लॉग हो गया, ठीक है। ये लॉग थीटा माइनस थीटा 0 और माइनस के और dt का t हो जाएगा, तो t और प्लस C1। अब मैंने इसको ब्रेक किया, इसको मैंने लॉग में कन्वर्ट किया। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो थोड़ा ध्यान से देख लो। लॉग a b x अगर हो तो a पावर x b ऐसा लिखते हैं हम। तो बेटा लिख दिया इसको हमने, a पावर मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ e है, तो e पावर ये पूरा और ये ऐसा का ऐसा। इतना समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम, इसको ये ऐसे रखेंगे, e पावर C1 को मैं सेपरेट कर देता हूं, उसको मैं c ले लेता हूं, तो मैंने c पुट कर दिया। ये आ गया मेन फार्मूला। ये इतना तो आपको जो भी कूलिंग वाले है यहां तक तो आपको ऐसा कैसा करना ही है, सब में करना है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखो कि इसको यूज करना ही है हमको। तो ये इतना डेरिवेशन तो आपको करना ही है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, यहां तक आने के बाद में। अब यहां आने के बाद में क्या हुआ, ये थीटा 0 मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। अब मुझे थीटा 0 देके रखा है, ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर देके रखा है वो क्या है, वो थीटा 0 है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो आप कूलिंग वाला आएगा ना उसमें थीटा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थीटा 0। थीटा जो होगा ना वो हमेशा थीटा 0 से बड़ा होगा, तभी तो लॉ ऑफ कूलिंग लग रहा है। बढ़ थोड़ी रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसके लिए बाद वाला सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कम होगा उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से। तो ये 25 में रख दिया। अब बात आती है मुझे C1 निकालना है। C क्या है मुझे निकालना है, मुझे पहली कंडीशन देके 100, t0 पर 100 था, ओके, t0 पर 100 था। तो t0 पर मैंने क्या किया, यहां मैंने लिखा t0 पर थीटा 100 था, मैंने यहां पुट कर दिया। तो मुझे यहां से कांस्टेंट C का वैल्यू मिल गया। हर बार करना है ये, हर बार करना है। ये जो C है ना, इसको मुझे निकालने के लिए हर बार ये स्टेप हर बार करना है। चाहे आप ग्रोथ वाला क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप डीके वाला क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप कूलिंग वाला क्वेश्चन कर रहे हो, सब जगह करना है, ठीक है। फिर ये आने के बाद में C75 यहां पुट कर दो, ये हो गया। उसके बाद में आपने इसको ये वैल्यू पुट करके आपने ये लिया। अब क्या बताया, 10 मिनट के अंदर, तो T10 के अंदर ये 88 पे आ गया। तो T10 के अंदर ये 88 पे आ गया, वैल्यू पुट कर दी। यहां से मुझे e पावर -10 मिल गया, -10 के, ये मैंने यूज कर लिया। ये वैल्यू मैंने उठा के यहां रखी है, ओके। तो ये थीटा मेरा ये बन गया, यहां पर मैंने वैल्यू पुट करी, बस कुछ नहीं है। और बस मैंने t की जगह 20 क्यों रखा, क्योंकि मुझे बोला कि 20 मिनट बाद क्या, 20 मिनट का टेम्परेचर क्या होगा। तो बस ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। ये इतना बड़ा करना है ना, गलती कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, आप अगर बुक में इसको देखें तो बुक में बड़ा शॉर्टकट करके रखा है ना, लेकिन हमने इसको बड़ा बड़ा करके रखा है। और एक और चीज यहाँ हमेशा लिखना कि k इज ग्रेटर देन 0, हमेशा यहाँ पर लिखना k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए k लेस देन 0 मत बताना, k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बोलना। और ये इस तरह से आपको करना है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे इसमें सरफेस एरिया पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, और जो है बस इस तरह से एक सिंपल सा पार्ट होगा सरफेस एरिया में। फिर हमको क्या करना होगा, सरफेस एरिया में जो हम लोग हमारा मेंसुरेशन यूज करते थे वो फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको क्यों पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने वो चीजें देखी थी कि सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम हो, हमने जो उसमें किया था। यहाँ पर आपको सरफेस एरिया के हिसाब से आपको पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया के ऊपर बात होगी, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। वहां पर भी हम इन्हीं रूल्स को लगाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज में कुल मिला के 12 क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में यहीं पे रुकता हूं क्योंकि मुझे बेसिक आपको बताना था बहुत तरीके से, तो मुझे लगता है मैंने आपको बेसिक अच्छे से बता दिया। और अगर आपको समझ में नहीं आया मुझे प्लीज बताइए कमेंट करके कि सर हाँ हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब है 12 क्वेश्चन, तो हर वीडियो में हम 4 से 5 क्वेश्चन करके इसको खत्म कर देंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो में मतलब एक बात बता दूं मैं कि बस ये वीडियो ऐसा था, बेसिक वाला था। इसके बाद में हमारे जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें हमारा 7वां और 8वां बचेगा जो कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। लेकिन मैं इसके बाद में अब वेक्टर शुरू करूंगा क्योंकि बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप वेक्टर शुरू करिए, आप ये मतलब इसको रोक दीजिए क्योंकि आपने इसमें बहुत आगे चले गए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पॉवर एकेडमी, धन्यवाद। और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर।